पाकिस्तान की तबाही की कहानी। इस एक शख्स ने देश को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान भी भारत से आजादी के बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ा रहा था। भारत तो दो टुकड़ों में बंट गया था और इस दो टुकड़ों में बंटने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने तरफ से आगे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन भारत में जहां एक के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने भारत देश को गौरवान्वित किया, दुनिया के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया, वहीं पाकिस्तान पिछड़ गया। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है वह भारत के साथ कहीं से भी तुलना करने वाली नहीं है। इस वीडियो में आज हम पाकिस्तान की बर्बादी की बात करने वाले हैं। किस तरह पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचा, किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री बना, किस तरह पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर दुनिया से पिछड़ता चला गया। दोस्तों, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान का भी एक संविधान था। जब वह कितना अच्छा था इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह वहां के संविधान बेकार होते चले गए और नए संविधान बनते चले गए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप जानते तो होंगे कि पाकिस्तान किस हद तक पिछड़ा हुआ है और पाकिस्तान वर्तमान में दुनिया में किस तरह की साख और किस तरह की छवि रखता है। लेकिन दोस्तों, यह आवश्यक है कि हम उस मूल चीज को जानें जहां से पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर पहुंचा। जिस एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान को आग की लपटों में फेंक दिया। आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि वह शख्स भारत में जन्मा, भारत में पला, लेकिन ऐसी मानसिकता कैसे पैदा हो गई यह कोई नहीं जान सका। ठीक उसकी मृत्यु की तरह उसकी सोच भी रहस्यमयी बनकर रह गई। क्योंकि आप जिस महापुरुष के बारे में पढ़ेंगे आपको यह मालूम पड़ेगा कि उन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा, वे किन लोगों से प्रभावित थे। लेकिन अब हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके मृत्यु के बाद भी पाकिस्तान उसके बनाए गए पाकिस्तान से उबर नहीं पाया है। एक बात आप समझिए कि जिस तरह यहाँ प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है, उसी तरह पाकिस्तान में सेना सर्वे सर्वा है। वहाँ सेना ही सर्वे सर्वा है। पाकिस्तान बने मुश्किल से 10 साल हुए होंगे कि वहाँ तख्ता पलट हो गया, जिसे सेनाओं ने अंजाम दिया। तख्ता पलट करने वाले शख्स था अयूब खान, जिन्होंने 7 अक्टूबर 1957 को जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट करके मार्शल लॉ लागू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जहां आतंकवादियों का जन्म हुआ, उस शख्स के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। उसका जन्म भारत में हुआ। जालंधर में जन्मे 12 अगस्त 1924 को जिया उल हक का जन्म हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही उसने पढ़ाई की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उसने पढ़ाई की थी। वहीं देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उसने आगे की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जब बंटवारा हुआ तो भारत और पाकिस्तान का तो वह पाकिस्तान चला गया। 1970 के दशक में जॉर्डन में गृह युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में पाकिस्तान भी गया। पाकिस्तान सेना की कमान संभाली जिया उल हक ने। इस वजह से जिया उल हक का कद पाकिस्तान में बढ़ गया। इसके बाद साल 1971 की जंग होती है और इसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। इसमें सरकार भी बदल जाती है और फिर प्रधानमंत्री बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। यहाँ से कहानी अलग ही रोमांचक मोड़ लेती है। प्रशंसा किसे नहीं प्यारी लगती, लेकिन प्रशंसा जब चापलूसी बन जाए तो बुद्धिमानी यही है कि उसे समझा जाए। जिया भुट्टो की खूब चापलूसी किया करते थे। वे अपनी बात मनवाने में भी काफी चालाक थे। एक बार जब भुट्टो मुल्तान पहुंचे तो जिया उल हक ने जवानों की पत्नी और बच्चों से उन पर फूलों की बरसात करा दी। बस अब क्या था, वे प्यारे बन गए भुट्टो के। इसके बाद कहानी और भी रोमांचक होती है। साल 1976 में टिक्का खान के रिटायरमेंट के बाद सेना प्रमुख का कुर्सी खाली हो गई। तब भुट्टो ने यह सोचा क्यों न एक ऐसे शख्स को सेना प्रमुख बनाया जाए जो उनकी बात सुने। बस यही भुट्टो से गलती हो गई और यह गलती उन पर इतनी भारी पड़ी कि उनके सत्ता की ही नहीं बल्कि उनके जान की भी दुश्मन बन गई। उनके जान पर भी भारी पड़ी। बस जिया ने चापलूसी का एक ऐसा जाल भुट्टो के सामने फेंका जिसमें वे उलझकर छटपटा कर आखिरकार अपनी जान भी खो दी। जिया उल हक जब से
जेल में डाल दिया और तख्तापलट कर दी। 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके बाद बात यही नहीं थमती है। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने भुट्टो के हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी अपील खारिज कर दी गई और फिर 4 अप्रैल 1979 में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद जिस तरह से जिया ने पाकिस्तान को बदला कि आज भी पाकिस्तान बदल नहीं सका है और शायद इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जिया ने पाकिस्तान को इस जकड़न से बांधा कि आज भी पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए जकड़न में उलझ गया है और इसे ही अपने लिए सबसे ज्यादा स्वर्ग का रास्ता समझता है। जिया ने सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्षता पर वार किया। वे इसे अंग्रेजों द्वारा दी गई तालीम मानते थे। पाकिस्तान का जिया ने इस्लामीकरण किया। जिया उल हक ने देश में निजाम-ए-मुस्तफा यानी कि पैगंबर का शासन या शरिया लागू कर दिया। शरिया का जब आप मतलब समझिएगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जिया ने कहा कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था वो तभी जिंदा रहेगा जब इस्लाम से जुड़ा रहेगा। यह वजह है कि मैं पाकिस्तान के लिए इस्लामी प्रणाली की शुरुआत को जरूरी शर्त मानता हूँ। जिया उल हक का मानना था कि धर्मनिरपेक्षता अंग्रेजों से विरासत में मिली है। पाकिस्तान में सभी अदालतों में शरिया बेंच बनाए जाने का आदेश दे दिया गया। अपराधियों को शरिया कानून के तहत सजा दी जाएगी, ऐसा ऐलान कर दिया गया। उन्होंने जमाते इस्लामी पार्टी के 10,000 से अधिक लोगों को सरकारी पदों पर नियुक्त कर दिया गया ताकि अगर कल को जिया की मौत भी हो जाए तो वे उनके एजेंडे को जिंदा जारी रखे। जबकि जुल्फिकार भुट्टो ने जब साल 1970 का पाकिस्तान में चुनाव हुआ था तो उन्होंने नारा दिया था रोटी, कपड़ा और मकान। उन्हें बड़ी जीत हासिल हुई थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में उन्हें जीत मिली। भुट्टो के आने के बाद इस्लामीकरण कमजोर होने लगे थे। इस्लाम के बारे में जिया उल हक ने कहा कि पाकिस्तान का आधार ही इस्लाम है और मुसलमानों की संस्कृति अलग थी, इसलिए पाकिस्तान बना। और फिर भुट्टो ने जो भी किया उससे पाकिस्तानी समाज का ताना बाना खराब हुआ है। वे ये भी अपने इस्लाम के बारे में तर्क देते हैं कि यह केवल वे नहीं चाहते हैं बल्कि 99% जनता पाकिस्तान की यही चाहती है। लेकिन हकीकत यह था कि जब पाकिस्तान और भारत अलग राष्ट्र बने, जब दोनों देशों के अलग राष्ट्र बनने पर मुहर लगी तो सिर्फ सरकार ही ऐसा चाहती थी। जनता जरा ही नहीं चाहती थी कि देश का बंटवारा हो और यह जिद भी सिर्फ एक इंसान जिन्ना की रही थी। खैर, देश के अलग होने के बाद कहीं ना कहीं जिन्ना के ही बनाए गए पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर एक ऐसी भट्टी में झोंका गया जहां जनता भले ही आज की तारीख में इसे सही मानती हो, लेकिन असल में वह अपने लिए ही कब्र खोदने जैसा है। साल 1978 से 1985 तक जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बदलने के लिए वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था। उन्होंने कानून बदल डाले, पाकिस्तान पिनल कोड की जगह शरिया कानून लागू कर दी। इस कानून का मतलब था पाकिस्तान को सदियों पीछे ढकेल देना। पाकिस्तान के लिए वह सजा निर्धारित की गई जो सदियों पहले हुआ करती थी, जैसे कोड़े मारना, पत्थर मार मार कर जान ले लेना, चौराहे पर सूली लटका देना। किसी महिला के साथ भी रेप हुआ तो इसके लिए भी उसके समर्थन में 4 पुरुषों की गवाही देनी पड़ेगी, तभी उसे सच माना जाएगा, वरना उसी महिला को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चोरी की है तो हाथ पैर काट दिया जाएगा। महिलाओं के लिए सर ढकना आवश्यक है, चाहे वह पाकिस्तान में कोई भी महिला हो, किसी भी पेशा से हो, किसी भी उम्र से हो, चाहे वह बच्ची ही क्यों ना हो। महिला की गवाही को तवज्जो नहीं दी जाती थी। 1981 में एहतराम-ए-रमजान अध्यादेश लाया गया था, जिसमें रमजान के दौरान दिन में सरेआम खाने पीने को गैर कानूनी करार दिया गया था। इसका उल्लंघन अगर किया जाए तो 3 महीने की कैद और 500 रुपये जुर्माने भी लगता था। लोगों के पर्सनल अकाउंट से हर साल एक बार टैक्स रमजान के पहले दिन काटा जाता था। अगर कोई भी खुदा के खिलाफ बोलता या लिखता तो उसे कैद
और जुर्माना भी लगता। एक और अध्यादेश के द्वारा अहमदिया से मुसलमान होने का दर्जा भी छीन लिया गया था। जिया उल हक ने सरकार में आते ही बड़े दो काम किए। पहले तो उसने मुल्क का इस्लामीकरण कर दिया और दूसरा था लोगों को कट्टर बनाना। इसके लिए उसने खूब मदरसे खोले और उन मदरसे में तालीम के नाम पर सिर्फ मजहबी बात सिखाई जाने लगी। मतलब साहित्य से, इतिहास से, विज्ञान से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजहब की बातें थी। अब पाकिस्तान का जो रुख बदला वह काफी खतरनाक हो चला था, क्योंकि अब पाकिस्तान में आतंकवाद का जन्म हुआ। और हैरानी भरी बात यह है कि जिया आतंकवादियों को पैदा करने लगे थे। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का हमला हुआ। सोवियत को हराने के लिए अमेरिका और सऊदी ने मुजाहिदीन खड़े किए, यानी कि उससे लड़ने के लिए सेनाएं खड़ी की और फिर जंग को नाम दिया जिहाद। पाकिस्तान ने भी इसमें खूब मदद की। अब यहाँ दो वैश्विक घटना ने भी पाकिस्तान को और भी अधिक कट्टर बनाने में अहम भूमिका निभाई। ईरान की इस्लामिक रणनीति और सऊदी के मक्का में स्थित ग्रैंड मस्जिद को सबसे पवित्र माना जाता है। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने यहाँ कब्जा इसलिए किया कि उनका कहना था कि सऊदी इस्लाम के रास्ते से भटक रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की शिया क्रांति सऊदी के लिए बड़ा झटका रही थी। पाकिस्तान पर सऊदी अरब का प्रभाव तो था ही। सऊदी ने पाकिस्तान को शिया विरोधी नीतियां बनाए जाने के लिए प्रेरित भी करना शुरू किया। इससे पाकिस्तान और भी कट्टर बना और इसका परिणाम यह हुआ कि वहां एक अल्पसंख्यक की भी हालत खराब हो गई। अफगानिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान बारूद की ढेर पर खुद को बैठा दिया। इस युद्ध से पाकिस्तान को सिर्फ 3 चीजें हासिल हुई। एक ड्रग्स की लत, दूसरा दिमाग में मजहबी नफरत और तीसरा खूब सारे हथियार। सोवियत के खिलाफ सेना तैयार करने के लिए जिया ने जो रास्ता अपनाया उसने आतंकवादियों को जन्म दिया। हुआ यह कि सोवियत सेना के खिलाफ मुजाहिदीन यानी उसके लिए लड़ाकू तैयार करने के लिए मौत की सजा पाए हुए सैकड़ों लोगों को इकट्ठा किया गया और कहा कि अब अल्लाह का काम तुम्हें आगे बढ़ाना है। जब अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुआ तब इन मुजाहिदीन के समूहों से अल-कायदा बना और बाद में इसी से फिर बना तालिबान। यह वही अल-कायदा बना जिसका संलग्ना ओसामा बिन लादेन रहा था। इसी चीज जो जिया ने भारत में भी अख्तियार किया। पहले साल 1948 और उसके बाद 1965 और फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुए और भारत से पाकिस्तान 3 बार हार चुका था। तब इस हार की वजह जिया उल हक ने यह माना कि उसकी सेनाओं से गलतियां हुई हैं। इसके बाद भारत को तहस नहस करने के लिए ऑपरेशन टोपाक चलाया गया। यह कैसे काम करता था यह जरा सुनिए। इसने किस तरह भारत को बर्बाद करने का रास्ता निकाला। इसका एक ही मकसद था, भारत का टुकड़ा करना और कश्मीर को हासिल करना। इस पर सेना ने भी मिलकर काम किया और ISI ने भी। इस ऑपरेशन को केवल कश्मीर तक ही नहीं सीमित करना था, बल्कि इसे पूरे भारत में फैलाए जाने की साजिश थी और पूरे भारत को तहस नहस करने की साजिश थी। जिया ने कश्मीर के अंदर ही आतंकवादी पैदा करने की कोशिशें की। इसके लिए स्थानीय युवाओं को भड़काना शुरू किया गया। जमाते इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे अलगाववादी संगठन का इस्तेमाल किया गया। इसी वजह से 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने लगी थी। हालांकि 17 अगस्त 1988 को पाकिस्तान के बहावलपुर एयर बेस से दोपहर 3:46 पर एक विमान उड़ा। इसमें जनरल जिया उल हक भी थे और उनके साथ पाकिस्तानी सेना के सीनियर अफसर भी उस विमान में मौजूद थे। इसके अतिरिक्त अमेरिका के राजदूत आर्नल्ड राफेल भी इसमें बैठे हुए थे। 5 से 7 मिनट में यह 18 किलोमीटर दूर निकल गया और फिर क्रैश हो गया। जिया का चेहरा भी पहचान में नहीं आया। शक तो इधर उधर गया, कुछ देशों पर गया, लेकिन आज तक
यह नहीं पता चला कि असल में इस घटना को अंजाम किसने दिया था, या यह केवल एक घटना रही थी या फिर यह एक हत्या रही थी। हालांकि कुछ लोग का मानना था कि यह घटना नहीं बल्कि